माँ की ममता। विवेक बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विवेक के बेटे निखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विवेक की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विवेक की पत्नी सुधा ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? सुधा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी उमा देवी उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विवेक बाजू के कमरे से यह सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विवेक की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विवेक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को उमा देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विवेक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। सुधा को तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, उमा देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विवेक जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया था और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विवेक के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विवेक, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, सुधा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने विवेक की ओर देखा तो विवेक ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सभी लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि उमा देवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर उमा देवी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। उमा देवी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विवेक, तूने तो नाम उजागर कर दिया।
अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने विवेक को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विवेक का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। उमा देवी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने सुधा की ओर व्यंग्य से देखा। सुधा निरुत्तर होकर विवेक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विवेक, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सुधा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से अश्रु जल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर उमेश ने उमा देवी से कहा। विवेक को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर उमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विवेक को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ उमा देवी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विवेक ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। सुधा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उमा देवी से आंख मिलाए। उमा देवी ने सुधा की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विवेक को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सुधा और बच्चों ने उमा देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।